एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था, लेकिन साथ ही उसे लोगों को मूर्ख साबित करने में भी मजा आता था। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे मजाक में पूछा, मुल्ला, क्या तुम इतने होशियार हो कि मेरे गधे को बोलना सिखा सको? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, अगर सही तरीका अपनाया जाए तो गधा भी इंसान की तरह बोल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे 10 साल का समय और उचित इनाम चाहिए। राजा को मुल्ला की बात सुनकर बड़ा मजा आया। उसने यह सोचकर शर्त स्वीकार कर ली कि मुल्ला 10 साल तक इस असंभव काम में फंसा रहेगा। उसने मुल्ला को गधा और इनाम देकर विदा किया। जब मुल्ला दरबार से बाहर निकले तो दरबारियों ने उन्हें घेर लिया और मजाक बनाते हुए पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच में गधे को बोलना सिखा सकते हो? यह कैसे मुमकिन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, 10 साल लंबा समय है। इस दौरान या तो गधा मर जाएगा या राजा, और अगर न गधा मरा न राजा तो शायद मैं ही मर जाऊं। लेकिन तब तक मैं अच्छे इनाम का आनंद लूंगा और यह काम टलता रहेगा। दरबारियों ने मुल्ला की चतुराई समझी और ठहाका लगाया। इस घटना के बाद मुल्ला ने उस गधे की अच्छे से देखभाल शुरू की। वह हर दिन गधे को थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कराता, ताकि लोगों को यह यकीन हो जाए कि वह सचमुच गधे को सिखा रहा है। गांव में यह बात फैल गई कि मुल्ला गधे को इंसानों की तरह बोलना सिखा रहे हैं। लोग उनकी हिम्मत और चालाकी की तारीफ करने लगे। वहीं राजा यह सोचकर संतुष्ट था कि उसने मुल्ला को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन असल में मुल्ला ने अपने चतुर दिमाग से राजा और गधे दोनों को मूर्ख बना दिया और 10 साल तक आराम से जीने का इंतजाम कर लिया। यह किस्सा सालों तक लोगों के बीच हंसी और बुद्धिमानी की मिसाल बना रहा। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक लालची व्यापारी पर पड़ी, जो अपने पास जमा सोने के सिक्कों का ढेर दिखाकर लोगों को चिढ़ा रहा था। वह हर किसी को ताने मारता और अपनी अमीरी पर इतराता। मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम्हारे पास इतना सोना है, पर क्या तुमने कभी इसका असली उपयोग किया है? व्यापारी ने घमंड से कहा, असली उपयोग? मेरे पास इतना सोना है कि मैं इसे गिन भी नहीं सकता। और तुम्हें क्या पता सोने की असली ताकत क्या होती है? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं तो बस यह सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास इतना सोना है तो क्या तुम मुझे इसका आवाज सुनाकर दिखा सकते हो? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, सोने की आवाज? सोने का तो कोई आवाज नहीं होता। यह सिर्फ ताकत और अमीरी का प्रतीक है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें सोने की आवाज सुनाकर दिखाऊं तो क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दोगे? व्यापारी को मुल्ला का दावा सुनकर मजा आया। उसने सोचा कि यह नामुमकिन है। उसने शर्त मान ली और कहा, अगर तुम मुझे सोने की आवाज सुना दोगे तो 100 सिक्के तुम्हारे, वरना तुम्हें मेरी दुकान के लिए 1 महीना मुफ्त काम करना होगा। मुल्ला ने हामी भर दी और पास खड़े लोगों को भी गवाह बना लिया। मुल्ला ने अपनी पोटली में से कुछ तांबे के सिक्के निकाले और उन्हें जोर से हिलाना शुरू कर दिया। तांबे के सिक्कों की खनखनाहट से बाजार गूंज उठा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह है सोने की आवाज। व्यापारी ने झुंझलाकर कहा, यह तो तांबे के सिक्कों की आवाज है, सोने की नहीं। मुल्ला ने जवाब दिया, आवाज तो आवाज होती है, चाहे वह सोने की हो या तांबे की। तुमने तो कहा था कि सोने की आवाज नहीं हो सकती और मैंने इसे सुना दिया। अब शर्त के मुताबिक अपने 100 सिक्के निकालो।
बाजार के लोग हंसने लगे और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे न चाहते हुए भी मुल्ला को 100 सोने के सिक्के देने पड़े। मुल्ला ने वह सिक्के वहीं खड़े गरीबों में बांट दिए और कहा, सोना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। यही इसकी असली आवाज है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी लालच पर शर्म आई और उसने भी अपनी अमीरी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ठानी। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के बाजार में घूमते घूमते एक होटल के पास पहुंचे। होटल से खाने की लजीज खुशबू आ रही थी। मुल्ला के पेट में चूहे कूदने लगे, लेकिन उनकी जेब खाली थी। मुल्ला ने होटल के मालिक से कहा, मालिक, तुम्हारे होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है। होटल मालिक ने ताने देते हुए कहा, तो बिना पैसे खाना खाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह होटल है, कोई धर्मशाला नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं बिना एक पैसा दिए तुम्हारे होटल में खाना खा लूं और तुम खुद मान जाओ कि मैंने कोई धोखा नहीं किया, तो क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे? होटल मालिक को मुल्ला की बात पर हंसी आई। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, ठीक है, मैं यह शर्त मानता हूं, लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें मेरे होटल का कचरा साफ करना पड़ेगा। मुल्ला ने शर्त मंजूर कर ली और होटल के अंदर चले गए। उन्होंने मेज पर बैठकर मेनू कार्ड मंगवाया। फिर उन्होंने पास बैठी एक टेबल पर बैठे आदमी को आवाज दी, मित्र, क्या आप मुझे अपनी प्लेट से थोड़ा खाना उधार दे सकते हैं? मैं इसे बाद में लौटा दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, खाना कैसे लौटाओगे? लेकिन ठीक है, ले लो। मुल्ला ने उसकी प्लेट से थोड़ा खाना लिया और खाने लगे। इसके बाद वह दूसरी टेबल पर गए और एक और आदमी से थोड़ी रोटी ले ली। ऐसे ही मुल्ला एक एक टेबल से थोड़ा थोड़ा खाना मांगते रहे और खा लिया। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने होटल मालिक को बुलाया और कहा, देखो, मैंने पेट भर खाना खा लिया और मैंने तुम्हारे होटल से एक भी पैसा नहीं दिया। होटल मालिक चौंक कर बोला, यह कैसे? तुमने हमारे ग्राहकों से खाना लिया, लेकिन वह भी तो मेरे होटल में बने खाने से ही है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो कमाल है। मैंने तुम्हारे होटल के खाने का आनंद लिया, लेकिन भुगतान किसी और ने किया। अब शर्त के मुताबिक मुझे मुफ्त खाना मिल गया। होटल मालिक और वहां बैठे लोग मुल्ला की चतुराई देखकर हंस पड़े। होटल मालिक को मानना पड़ा कि मुल्ला ने शर्त जीत ली। मुल्ला ने वहां मौजूद सभी को एक सीख दी। दिमाग का सही इस्तेमाल हर समस्या का हल है और थोड़ा हंसी मजाक जिंदगी का स्वाद बढ़ा देता है। कहानी 4। एक सर्द रात की बात है। ठंडी हवाएं हड्डियों तक जा रही थीं और लोग अपने घरों में आग जलाकर गर्मी ले रहे थे। ऐसे में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान किसी ने ठंड सहने की ताकत को लेकर अपनी बहादुरी का दावा किया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ठंड सहने की बात हो तो मैं बिना आग जलाए इस ठंड में कुएं के ठंडे पानी में पूरी रात तैर सकता हूं। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो नामुमकिन है मुल्ला। ऐसी ठंड में कोई भी पानी में नहीं रह सकता। मुल्ला ने जवाब दिया, अगर मैं यह कर दिखाऊं तो हर कोई मुझे मान लेगा, और अगर मैं हार गया तो मैं सभी को एक शानदार दावत दूंगा। उनके दोस्तों ने यह शर्त मान ली और उसी रात कुएं के पास इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में कूद गए।
दोस्तों ने सोचा कि वह कुछ ही देर में ठंड से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुल्ला पूरी रात पानी में तैरते रहे। सुबह जब सूरज निकला तो लोग हैरान थे कि मुल्ला अब भी पानी में तैर रहे थे। ठंड का असर उन पर नहीं दिख रहा था। बाहर निकलने के बाद मुल्ला ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, मैंने शर्त जीत ली। अब सबको मानना पड़ेगा कि मैं ठंड सह सकता हूं। लेकिन तभी किसी ने सवाल उठाया, मुल्ला, यह कैसे मुमकिन है? इतनी ठंड में तुमने पूरी रात पानी में बिताई, फिर भी ठंड से बेहाल नहीं हुए। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, सच तो यह है कि मैंने ठंड को मात देने के लिए एक तरीका अपनाया। दूर एक घर की खिड़की से आग जलने की हल्की चमक दिख रही थी। मैंने उस आग को देखकर खुद को दिलासा दिया और गर्मी का एहसास करते हुए तैरता रहा। दोस्तों ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब तुमने आग का सहारा लिया? यह धोखा है। शर्त के मुताबिक आग जलाना मना था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आग की सिर्फ चमक ने मुझे पूरी रात गर्मी दे दी, तो क्या तुम यह मानोगे कि केवल खुशबू सूंघकर पेट भरा जा सकता है? यह सुनकर सभी चुप हो गए और मुल्ला की चतुराई की तारीफ करने लगे। उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी ने एक बार फिर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। कहानी 5। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक अजीब ऐलान किया, जो कोई बिना बारिश में भीगे और बिना पानी डाले खुद को भिगो सके, उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार में सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ लोगों ने तेल और घी से शरीर चमकाने की कोशिश की, लेकिन वे भीगे नहीं। कुछ ने कपड़ों को ठंडी हवा में लहराया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, महाराज, मैं यह शर्त पूरी कर सकता हूं। राजा ने कहा, अच्छा, तो हमें दिखाओ कि तुम बिना पानी और बारिश के भीग सकते हो। मुल्ला ने दरबार में खड़े होकर एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से अपने माथे को छू लिया। फिर वह बोले, महाराज, जब इंसान डर जाता है, घबरा जाता है या बहुत मेहनत करता है तो उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। मैं अभी आप सबके सामने हूं और आपकी शर्त को पूरा करने का दबाव मुझ पर है। देखिए, मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई हैं। मैं बिना बारिश और बिना पानी के भीग चुका हूं। सभी दरबारी और राजा आश्चर्य में पड़ गए। राजा जोर से हंसे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमारी चुनौती को पूरा कर लिया। इनाम के सच्चे हकदार तो तुम ही हो। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या को हल करने के लिए दिमाग का सही उपयोग करता है। असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि चतुराई में होती है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौक पर बैठे थे। तभी वहां का राजा घोड़े पर सवार होकर आया। राजा को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछकर उन्हें मुश्किल में डालता था। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुझे बताओ, क्या एक ही बात सच भी हो सकती है और झूठ भी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल हो सकती है। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे घोड़े की नालें साफ करनी होंगी। मुल्ला ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुल्ला ने राजा की तरफ देखा और जोर से बोले, राजा बहुत बुद्धिमान है। राजा मुस्कुराया और बोला, यह तो सच है। लेकिन फिर मुल्ला ने ठहर कर कहा, और राजा बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। राजा चौंक गया और गुस्से में बोला, यह झूठ है। मुल्ला हंसते हुए बोले, यही तो मैंने साबित किया। मेरी बात आधी सच थी और आधी झूठ।
जब मैंने कहा कि राजा बुद्धिमान है तो तुमने इसे सच माना, और जब मैंने कहा कि राजा बुद्धिमान नहीं है तो तुमने इसे झूठ कहा। तो देखा, एक ही बात सच भी हो सकती है और झूठ भी। राजा को एहसास हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे बुद्धिमानी से मात दे दी थी। उसने मुस्कुराते हुए 100 सोने के सिक्के निकालकर मुल्ला को दे दिए और कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो मुल्ला। शिक्षा: सच और झूठ देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है। हर बात को सही या गलत ठहराने से पहले उसे पूरी तरह समझना जरूरी है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की चौपाल पर बैठे थे। तभी शहर से आए एक विद्वान वहां पहुंचे। वे खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे और दूसरों को मूर्ख समझते थे। गांव वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। विद्वान ने अहंकार से कहा, यहाँ कोई है जो मुझसे बहस कर सके? मेरा ज्ञान अपार है, मैं कई ग्रंथ पढ़ चुका हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे बहस कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। विद्वान ने हंसते हुए पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला बोले, हम दोनों को अपने ज्ञान के आधार पर 3 सवाल पूछने होंगे। लेकिन तुम सिर्फ किताबों से पढ़े हुए ज्ञान का उपयोग कर सकते हो, जबकि मैं केवल अपनी समझदारी का। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मानना होगा कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि समझदारी में होता है। विद्वान को लगा कि यह आसान शर्त है, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। पहला सवाल। विद्वान ने पूछा, पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हवा। विद्वान चुप हो गए क्योंकि जवाब सही था, लेकिन उन्होंने कभी इसे किताबों में इस रूप में नहीं पढ़ा था। दूसरा सवाल। अब मुल्ला ने पूछा, अगर एक आदमी के पास 10 भेड़ें हैं और सभी भेड़ें भाग जाएं, तो उसके पास क्या बचेगा? विद्वान तुरंत बोले, कुछ नहीं बचेगा। मुल्ला हंसे और बोले, गलत। उसके पास उम्मीद और अनुभव बचेगा कि अगली बार भेड़ें अच्छे से संभाले। गांव वाले हंस पड़े और विद्वान थोड़ा असहज महसूस करने लगे। तीसरा सवाल। विद्वान ने पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जो मानता है कि वह अब भी सीख रहा है। विद्वान निरुत्तर हो गए। उन्होंने तो सोचा था कि मुल्ला किसी महान विद्वान का नाम लेंगे, लेकिन यह जवाब उनकी उम्मीद से परे था। अंतिम वार। अब बारी थी मुल्ला के आखिरी सवाल की। उन्होंने पूछा, तुमने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो बताओ कि बिना किताब पढ़े भी क्या कोई विद्वान बन सकता है? विद्वान सोच में पड़ गए। अगर वे हाँ कहते तो उनकी अपनी विद्वता पर सवाल उठ जाता, और अगर नहीं कहते तो मुल्ला की बात गलत साबित करनी होती, जो वे अब तक कर नहीं पाए थे। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और बोले, मुल्ला, तुम सही कहते हो। असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और समझदारी में भी होता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो भाई, किताबें जरूरी हैं, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विद्वान झेंप गए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी और सिर झुका लिया। उस दिन के बाद वे अहंकार छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज में लग गए। शिक्षा। असली विद्वान वही होता है जो न केवल पढ़ता है बल्कि जीवन को भी समझता है। कहानी 8। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। बातचीत का विषय था किस्मत और हुनर। एक व्यक्ति ने कहा, किस्मत सिक्के की तरह होती है, कभी सिर तो कभी पूंछ। मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं एक सिक्का उछालकर उसे हवा में रोक सकता हूं। लोग हैरान रह गए। एक व्यक्ति बोला, असंभव। हवा में सिक्का कैसे रुकेगा? मुल्ला बोले, अगर मैं यह कर दिखाऊं तो?
गांव के लोगों को तो मजा आ गया। वे बोले, अगर तुम ऐसा कर सको तो हम सब तुम्हें शानदार दावत देंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें हम सबको खिलाना होगा। मुल्ला ने शर्त मान ली। भीड़ जमा हो गई। सभी उत्सुकता से देखने लगे कि मुल्ला यह कमाल कैसे करेंगे। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, उसे ऊंचा उछाला। सभी लोगों की निगाहें सिक्के पर जम गईं। और फिर मुल्ला ने झट से सिक्के को अपनी हथेली से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, देखो सिक्का अब हवा में नहीं है, रुक गया। भीड़ में कुछ पल की चुप्पी छा गई, फिर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे मुल्ला, तुमने हमें चालाकी से बेवकूफ बना दिया। मुल्ला शरारती अंदाज में बोले, मैंने कहा था कि सिक्का हवा में रुक जाएगा, यह तो नहीं कहा था कि वह हवा में ही लटका रहेगा। सब लोग उनकी हाजिर जवाबी से इतने खुश हुए कि उन्होंने दावत की शर्त भुला दी और उल्टा खुद ही मुल्ला को दावत देने का फैसला कर लिया। सीख, चालाकी और बुद्धिमानी से बड़ी चुनौती को भी हंसी में बदला जा सकता है। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में गए। वहां राजा अपने ऊंट को देख रहा था और चिंतित था। उसने कहा, मुल्ला, यह ऊंट बड़ा अजीब प्राणी है। इसकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती। अगर तुम इसे सीधा कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है हुजूर, लेकिन अगर मैं यह कर दूं तो बदले में इनाम पक्का है ना? राजा हंसा और बोला, बिल्कुल। अगर तुम इसकी गर्दन सीधी कर दो तो इनाम तुम्हारा। अब सब दरबारी ध्यान से देखने लगे कि मुल्ला क्या करते हैं। मुल्ला ऊंट के पास गए, उसकी गर्दन को धीरे धीरे सीधा करने लगे। जैसे ही गर्दन थोड़ी सीधी हुई, मुल्ला अचानक उसकी पूंछ को जोर से खींचने लगे। ऊंट ने गर्दन सीधी कर ली और गुस्से में गुर्रे की आवाज निकालने लगा। कुछ पल के लिए उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई। राजा और दरबारी हैरानी से देखने लगे। फिर मुल्ला ने पूंछ छोड़ दी और ऊंट ने फिर से अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब यह आपकी मर्जी, या तो इसकी गर्दन सीधी कर लो या इसकी पूंछ छोड़ दो। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, वाह मुल्ला, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। इनाम तुम्हारा हुआ। सीख, कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही अच्छी लगती हैं। हर समस्या को हल करने के लिए सीधा रास्ता जरूरी नहीं, बल्कि चतुराई से सोचना भी जरूरी है। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर पड़ोस के गांव जा रहे थे। रास्ते में 3 चतुर ठगों की टोली ने उन्हें देख लिया। वे तीनों ठग बड़े चालाक थे और राहगीरों को मूर्ख बनाकर उनका सामान लूटने के लिए कुख्यात थे। ठगों ने मुल्ला को देखकर योजना बनाई कि क्यों न इस भोले से आदमी को ठगा जाए। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से मुल्ला के पास जाकर उसकी बुद्धि पर संदेह करेंगे और उसे भ्रमित करके उसका गधा हथिया लेंगे। पहला ठग मुल्ला के पास जाकर बोला, अरे भाई, यह तुम गधे पर क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो ऊंट गायब हो गया है। मुल्ला हंसते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? यह तो मेरा गधा है। ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें शायद भ्रम हो गया है। ध्यान से देखो, यह ऊंट था जो रास्ते में गधा बन गया होगा। मुल्ला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। दूसरा ठग कुछ दूरी पर मिला और चौंकते हुए बोला, मुल्ला जी, यह तो बड़ा अनोखा जानवर लग रहा है। न गधा है न ऊंट, मुझे तो यह जादुई जानवर लग रहा है। क्या इसे किसी तांत्रिक ने दिया है? मुल्ला थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी बोला, यह तो मेरा सीधा सादा गधा है। तुम सब पागल हो गए हो क्या?
तीसरा ठग सबसे चालाक था। उसने गधे के पास आकर सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मुल्ला, सच मानो तुम्हारा गधा तो कब का भाग चुका है। यह जानवर तुम्हारे लिए मुसीबत लाने वाला है। इसे छोड़ दो वरना संकट में फंस जाओगे। अब मुल्ला को समझ में आ गया कि यह तीनों ठग उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक योजना बनाई। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे, मुझे तो सच में अब शक होने लगा है। शायद यह जानवर कोई मुसीबत लाएगा। तुम में से कौन इसे ले जाना चाहता है? तीनों ठग खुशी से उछल पड़े और बोले, हम ले जाएंगे। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन यह जानवर बड़ा चालाक है। इसे पकड़ने के लिए पहले इसे पेड़ से बांधना पड़ेगा। तुम तीनों इसे कसकर पकड़ लो, मैं रस्सी लाता हूं। तीनों ठग झपटकर गधे को पकड़ने लगे। जैसे ही वे गधे में उलझे, मुल्ला ने जल्दी से उनकी पोटलियां उठा लीं और हंसते हुए बोला, अब तो तुम तीनों खुद ही फंस गए। ठग जब तक कुछ समझते, मुल्ला अपना गधा लेकर तेजी से दूर जा चुका था। तीनों ठग अपनी बेवकूफी पर सिर पीटते रह गए। सीख, जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, अक्सर खुद ही मूर्ख बन जाता है। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा अचानक गांव के पास वाले जंगल में भाग गया। गधा ढूंढते ढूंढते मुल्ला थक गए, लेकिन उनका गधा कहीं नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा घिरने लगा था। मुल्ला सोचने लगे, अब क्या करूं? बिना गधे के घर कैसे लौटूंगा? जैसे ही मुल्ला एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें पेड़ की मोटी टहनियों से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने कान लगाकर सुना तो पेड़ की आवाज आई, हे यात्री, परेशान क्यों हो? मैं बोलने वाला पेड़ हूं। तुम्हारी हर समस्या का हल बता सकता हूं। मुल्ला चौंक गए। उन्होंने आंखें मलीं, पर पेड़ सचमुच बोल रहा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मुल्ला ने पूछा, अगर तुम सच में बोल सकते हो तो मेरा गधा कहाँ गया है? पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा गधा अभी इस जंगल के दूसरे छोर पर एक झरने के पास घास खा रहा है। लेकिन याद रखना, मैं केवल एक सलाह देता हूं। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। मुल्ला को पेड़ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने सोचा कि जाकर देखना ही बेहतर है। वे झरने की ओर बढ़े और सचमुच उनका गधा वहां खड़ा था। गधे को पकड़ने के बाद मुल्ला ने पेड़ का धन्यवाद करने का निश्चय किया। वे वापस उसी पेड़ के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन बताओ, तुम जैसे चमत्कारी पेड़ इस जंगल में और कहाँ होते हैं? पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं इस जंगल का अकेला बोलने वाला पेड़ हूं, लेकिन हर इंसान के भीतर एक बुद्धिमान पेड़ होता है। जब तुम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हो तो वही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुम केवल पेड़ नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार हो। मैं समझ गया कि हर मुश्किल का हल मेहनत और सही सोच में छिपा है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन उस पेड़ की सीख को हमेशा याद रखते थे। गांव लौटकर उन्होंने यह किस्सा सबको सुनाया, लेकिन लोग हमेशा की तरह उनकी कहानी पर हंसते रहे। सीख, असली ज्ञान हमारे भीतर ही होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी 13। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक रोचक घोषणा की। उन्होंने एक खाली कटोरा सबके सामने रखा और कहा, जो भी इस खाली कटोरे को सबसे अच्छा तर्क देकर भरेगा, उसे इनाम मिलेगा। दरबार में मौजूद मंत्रियों, विद्वानों और बुद्धिमानों ने अलग अलग प्रयास किए। एक मंत्री ने कटोरे में अनाज डालकर कहा, अब यह ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि भोजन ज्ञान को बढ़ाता है। दूसरे विद्वान ने उसमें जल भरकर कहा, पानी ही जीवन है, इसलिए यह अब पूर्ण हो गया। एक कलाकार ने उसमें फूल डालकर कहा, सौंदर्य से भरा कटोरा ही सबसे अधिक मूल्यवान होता है।
लेकिन राजा किसी के तर्क से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सभी की ओर देखा और कहा, क्या कोई और कोशिश करना चाहेगा? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने कटोरा उठाया, उसमें झांका और फिर राजा की ओर देखकर बोले, महाराज, यह कटोरा पहले से ही भरा हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह कटोरा हवा से भरा हुआ है और हवा ही संसार में सबसे आवश्यक चीज है। अगर हवा न हो तो जीवन भी नहीं होगा। इसलिए यह खाली नहीं बल्कि पूरी तरह से भरा हुआ है। राजा यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, मुल्ला, तुमने न केवल इस कटोरे को तर्क से भरा बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। मुल्ला को इनाम मिला और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख: बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है और छोटी छोटी चीजों में भी गहरा अर्थ खोज निकालता है। कहानी 14। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा और मजाक में बोले, मुल्ला, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन क्या तुम मेरी दी हुई शर्त पूरी कर सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहले शर्त तो बताइए, फिर देखिएगा मेरा कमाल। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने कल सूरज को पश्चिम से उगता दिखा दिया तो मैं तुम्हें इनाम में 100 अशर्फिया दूंगा, वरना तुम्हें मेरे महल की सफाई करनी पड़ेगी। दरबार में सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे क्योंकि यह शर्त तो असंभव थी। सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मुल्ला ने भी सोच लिया था कि वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल सुबह आपको एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। रात भर मुल्ला ने एक योजना बनाई और सुबह होते ही वह बादशाह को महल की सबसे ऊंची छत पर ले गए। मुल्ला ने एक बड़ा सा आईना पश्चिम की ओर रख दिया और जैसे ही सूरज पूरब से उगा, उसकी किरणें आईने में पड़कर पश्चिम की ओर प्रतिबिंबित होने लगीं। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, देखिए, सूरज पश्चिम से उग रहा है। बादशाह हैरान रह गए। दरबारी भी चकित थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुल्ला ऐसा कोई तरीका निकाल लेंगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में बड़े चतुर हो। लो, यह 100 अशर्फिया तुम्हारी हुई। मुल्ला ने अशर्फिया लीं और बोला, जहांपनाह, हर असंभव चीज को देखने का एक नया नजरिया होता है, बस हमें अपनी बुद्धि से उसे खोजना पड़ता है। बादशाह और दरबारियों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की चतुराई की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। कहानी 15। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब बहस छिड़ गई। दरबारी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कुछ लोगों ने कहा कि कोई आदमी बहुत भोला है, तो किसी ने कहा कि कोई बहुत आलसी है। राजा ने कहा, अगर कोई इस गांव के सबसे बड़े मूर्ख को खोजकर मेरे सामने लाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबारी और गांव वाले उत्साहित हो गए। वे अलग अलग लोगों को मूर्ख साबित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के पास ठोस तर्क नहीं था। अंत में राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, क्या तुम सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन मुल्ला दरबार में लौटे और उनके साथ कोई नहीं था। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम अकेले क्यों आए? सबसे बड़े मूर्ख को नहीं लाए? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने बहुत खोजबीन की। गांव में बहुत से लोग हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं।
पर फिर मैंने सोचा कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में यह साबित करने की कोशिश करता है कि वे मूर्ख हैं, वही असली मूर्ख होता है। यह सुनकर राजा और दरबारी चौंक गए। दरबारी सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि वे खुद ही यह तय करने में लगे थे कि कौन मूर्ख है। राजा जोर से हंसे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को मूर्ख समझता है। मुल्ला को इनाम मिला और दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। सीख, दूसरों को मूर्ख समझने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। असली बुद्धिमानी दूसरों की खूबियों को पहचानने में है, न कि उनकी कमियों को गिनने में। कहानी 16। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। मजाक मजाक में एक दोस्त ने कहा, मुल्ला, क्या तुम एक पैर पर घंटों तक खड़े रह सकते हो? अगर कर लिया तो हम सब तुम्हें बढ़िया दावत देंगे। मुल्ला ने हंसते हुए पूछा, और अगर मैं हार गया तो? दोस्त बोले, तो तुम्हें हम सबके लिए दावत का इंतजाम करना होगा। मुल्ला ने शर्त मान ली। मुल्ला बिना किसी हिचकिचाहट के खड़े हो गए और एक पैर उठा लिया। थोड़ी देर तक सबने देखा, फिर वे अपने काम में लग गए। 1 घंटे बाद किसी ने देखा कि मुल्ला अब भी एक पैर पर खड़े हैं। 2 घंटे बीत गए, लेकिन मुल्ला हिले तक नहीं। अब दोस्तों को चिंता होने लगी, आखिर मुल्ला इतनी देर तक एक पैर पर कैसे खड़ा रह सकते हैं। उन्होंने जाकर नजदीक से देखा और चौंक गए। मुल्ला ने एक पैर तो उठाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने पैर बदल लिया था। जब एक पैर थक जाता तो वे दूसरा पैर उठा लेते। हैरान होकर दोस्तों ने कहा, अरे यह तो धोखा है। मुल्ला मुस्कुराकर बोले, मैंने तो सिर्फ शर्त मानी थी कि एक पैर पर खड़ा रहूंगा, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि हमेशा एक ही पैर पर। सबने ठहाका लगाया और मान गए कि मुल्ला से बाजी जीतना आसान नहीं। दोस्तों ने हार मान ली और मुल्ला को शानदार दावत खिलाई। सीख, बुद्धि और चतुराई से कठिन चुनौती भी हल की जा सकती है। कहानी 17। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वह इतना चतुर और समझदार है कि कोई भी उसे शर्त में हरा नहीं सकता। उसने यह भी कहा कि जो उसे हराने की कोशिश करेगा और हार जाएगा, उसे बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई उसे हरा दे तो वह उसे अपनी आधी रियासत इनाम में देगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजा के डर और चुनौती की वजह से चुप ही रहे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर बहुत मजा आया। उसने राजा की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। दरबार में राजा ने मुल्ला से पूछा, तो मुल्ला, तुम मुझसे शर्त लगाने आए हो? याद रखना, झूठ बोलना सख्त मना है। सच के साथ ही खेल खेलना होगा। बताओ शर्त क्या है? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी शर्त यह है कि आप सच बोलेंगे और मैं भी। अगर मैं आपकी कोई बात गलत साबित कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, यह तो आसान है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहला सवाल। मुल्ला ने पूछा, महाराज, क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप सबसे समझदार राजा हैं? राजा ने गर्व से कहा, हाँ, मैं ही सबसे समझदार राजा हूं। मुल्ला ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर आप सबसे समझदार हैं तो बताइए कि मेरी जेब में इस समय क्या है। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने अनुमान लगाया, तुम्हारी जेब में एक सिक्का होगा। मुल्ला ने जेब से एक मुट्ठी मिट्टी निकालकर दिखा दी और कहा, महाराज, यह मिट्टी है। आपका अनुमान गलत था।
दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, ठीक है, पहला सवाल हार गया, लेकिन अब दूसरा सवाल पूछो। दूसरा सवाल, मुल्ला ने कहा। महाराज, क्या आप कह सकते हैं कि आप सबके लिए न्यायपूर्ण राजा हैं? राजा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं हमेशा न्याय करता हूं। मुल्ला ने कहा, तो अगर मैं कहूं कि आप मेरे लिए अपनी रियासत का आधा हिस्सा छोड़ दीजिए, तो क्या आप इसे न्यायपूर्ण मानेंगे? राजा चौंक गया और गुस्से में बोला, यह कैसी बात है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आपका न्याय केवल आपकी मर्जी पर आधारित है? यह तो अन्याय है। आपने अभी अभी कहा था कि आप हमेशा न्याय करते हैं। राजा को कोई जवाब नहीं सूझा। दरबार के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा ने झुंझलाकर कहा, ठीक है मुल्ला, आखिरी सवाल पूछो। मुल्ला ने कहा, महाराज, अगर आप यह मानते हैं कि आप सबसे महान हैं, तो मुझे बताइए कि आपके राज्य की सबसे कीमती चीज क्या है? राजा ने गर्व से कहा, मेरा सिंहासन, क्योंकि यह शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, गलत महाराज, आपके राज्य की सबसे कीमती चीज आपकी प्रजा है। अगर प्रजा नहीं होगी तो सिंहासन का कोई मतलब नहीं। राजा का सिर झुक गया। उसने स्वीकार किया कि मुल्ला ने बिना झूठ बोले उसे हरा दिया। अपनी बात के अनुसार राजा ने मुल्ला को इनाम में आधी रियासत देने की घोषणा कर दी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी रियासत नहीं चाहिए। मैं तो बस यह दिखाना चाहता था कि कोई भी राजा अपनी प्रजा से बड़ा नहीं होता। राजा ने मुल्ला की बात मान ली और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से बिना झूठ बोले राजा को हरा दिया। कहानी 18। एक दिन गांव के बाजार में मुल्ला नसीरुद्दीन खड़े होकर जोर जोर से घोषणा करने लगे, मैं किसी को भी बिना एक पैसा दिए अमीर बना सकता हूं। लोग हंसने लगे। तभी एक लालची व्यापारी, जिसका नाम करीम था, आगे आया और बोला, अगर तुम मुझे अमीर बना सकते हो तो साबित करो। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें पूरे गांव में ढोल बजाकर यह मानना होगा कि तुम सबसे बड़े झूठे हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, शर्त मंजूर है। मुल्ला ने करीम से पूछा, तुम अमीर बनना चाहते हो, लेकिन अमीरी का असली मतलब जानते हो? करीम ने जवाब दिया, अमीरी मतलब बहुत सारा पैसा, शानदार महल, नौकर चाकर और ऐशो आराम की जिंदगी। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, अब चलो मेरे साथ। वे दोनों गांव के चौपाल पर गए, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। मुल्ला ने जोर से कहा, आज से करीम इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। करीम चौंककर बोला, कैसे? मुल्ला बोले, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के आदर, प्रेम और सहयोग से भी मापी जाती है। अगर सभी लोग तुम्हें अमीर मान लें, तो तुम अमीर हो। फिर उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या आप सब करीम को अमीर मानते हैं? गांव वालों ने हंसते हुए तालियां बजाईं और जोर से बोले, हाँ हाँ, करीम सबसे अमीर आदमी है। करीम हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो अब भी कोई पैसा नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, लेकिन अब तुम अमीर कहलाते हो, लोग तुम्हें अमीर मान रहे हैं, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। यह भी तो एक तरह की अमीरी है। भीड़ हंस पड़ी और करीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी धन में नहीं, सोच में होती है। शिक्षा। असली अमीरी सिर्फ धन से नहीं,
बल्कि सोच, प्रतिष्ठा और लोगों के प्रेम से होती है। कहानी 19। एक दिन गांव के चौराहे पर अमीर जमींदार ऐलान कर रहा था, अगर कोई मेरे मनोरंजन के लिए कुछ नया और अनोखा दिखा सके तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले हंसी मजाक करने लगे। कुछ ने मजाकिया नाच किया तो कुछ ने ऊटपटांग कहानियां सुनाई। लेकिन मींदार किसी से खुश नहीं हुआ। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चालाक मुस्कान के साथ वहां पहुंचे। मुझे 100 सिक्के चाहिए, मुल्ला ने ठहर कर कहा। जमींदार ठहाका लगाते हुए बोला, क्यों? क्या तुम भी कोई तमाशा दिखाओगे? मुल्ला बोले, हाँ, मैं तुम्हारे सामने एक गधे को गाना सिखाऊंगा। यह सुनते ही गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। गधा गाना गाएगा? ये तो नामुमकिन है, एक आदमी चिल्लाया। लेकिन जमींदार को लगा कि यह दिलचस्प शर्त है। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम इस गधे को गाना सिखा दोगे तो 100 सोने के सिक्के तुम्हारे। पर अगर नहीं सिखा पाए तो गांव छोड़ना पड़ेगा। मुल्ला मुस्कराए, मुझे 5 साल का समय चाहिए और 1000 सिक्कों का एडवांस ताकि मैं गधे को ठीक से ट्रेनिंग दे सकूं। जमींदार ने शर्त मंजूर कर ली। जब मुल्ला अपने गधे के साथ वापस लौटने लगे तो एक दोस्त ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, तुमने यह कैसे सोच लिया? गधा कभी गाना नहीं गाएगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, 5 साल लंबा समय है। तब तक या तो जमींदार मर जाएगा या मैं या फिर गधा ही मर जाएगा। तब तक सब मजे में हैं। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला की समझदारी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया था। कहानी 20। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को किसी शादी में जाना था। लेकिन उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले उनके दोस्त अहमद के पास नए नए रेशमी कपड़े थे। मुल्ला ने सोचा, अहमद तो मेरा अच्छा दोस्त है, उससे कपड़े उधार ले लेता हूं। मुल्ला ने अहमद से कहा, भाई अहमद, मुझे तुम्हारा यह शानदार कुर्ता और पायजामा बस एक दिन के लिए उधार चाहिए। कल वापस कर दूंगा, यह मेरा वादा है। अहमद को मुल्ला पर भरोसा था। उसने खुशी खुशी कपड़े दे दिए। मुल्ला शादी में खूब ठाठ से गए, मजे किए और अगले दिन कपड़े लौटाने की जगह चुपचाप टालते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए। अहमद परेशान हो गया। एक दिन उसने मुल्ला से कहा, भाई मुल्ला, मेरे कपड़े कब लौटाओगे? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, ओह, तुम्हारे कपड़े? बड़ी दुखद खबर है भाई। अहमद घबराया, क्या हुआ मेरे कपड़ों को? मुल्ला ने आह भरते हुए कहा, भाई, तुम्हारे कपड़े मर गए। अहमद हैरान हो गया, कपड़े मर गए? ये कैसी बकवास है? मुल्ला ने शांति से कहा, भाई, जब इंसान पैदा होता है तो मरता भी है। जब कोई चीज सिलती है तो एक दिन फटती भी है। यही जिंदगी का नियम है। तुम्हारे कपड़े भी इसी नियम के शिकार हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूं? अहमद गुस्से में चिल्लाया, मुल्ला, कपड़े मर नहीं सकते। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई अहमद, जब तुमने मुझसे कपड़े उधार दिए थे तो क्या तुमने यह नहीं माना था कि वे जिंदा हैं? अगर जिंदा थे तो मर भी सकते हैं। अहमद मुल्ला की इस बात पर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम बड़े शातिर हो मुल्ला। अब मैं तुमसे कभी कपड़े उधार नहीं दूंगा। मुल्ला ने भी हंसते हुए कहा, और मैं भी अब किसी से कपड़े नहीं मांगूंगा। कपड़े तो बहुत संवेदनशील होते हैं। इस तरह मुल्ला की अक्लमंदी से अहमद का गुस्सा शांत हो गया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। कहानी 21। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने मजाक मजाक में कहा, क्या कोई इतना ताकतवर है कि सूरज को रोक सके? यह तो असंभव है।
सभी दरबारी हंसने लगे और सिर हिलाकर राजा की बात का समर्थन करने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन खड़े हुए और बोले, महाराज, ऐसा कौन कहता है कि सूरज को रोका नहीं जा सकता? मैं इसे कर सकता हूं। राजा और दरबारी मुल्ला की बात सुनकर हैरान रह गए। राजा ने कहा, मुल्ला, अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें दरबार का जोकर बनकर हर रोज हमारा मनोरंजन करना होगा। मुल्ला ने शर्त स्वीकार कर ली और बोले, महाराज, मैं सूरज को रोकने के लिए कल सुबह का समय चाहता हूं। अगले दिन सुबह राजा, दरबारी और मुल्ला सभी महल के बड़े आंगन में इकट्ठा हुए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि मुल्ला क्या करने वाले हैं। मुल्ला ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहा, अब देखिए, मैं सूरज को रोकता हूं। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और सूरज की ओर देखकर उसे रोकने का नाटक करने लगे। फिर वह जोर से बोले, सूरज रुक जा। सूरज ने अपना सफर जारी रखा। लोग हंसने लगे और सोचने लगे कि मुल्ला पागल हो गए हैं। लेकिन तभी मुल्ला ने चतुराई भरे अंदाज में कहा, महाराज, सूरज अभी तक रुका हुआ है। यह तभी आगे बढ़ेगा जब मैं उसे आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, यह तो मजाक है। सूरज अपनी गति से चल रहा है, तुमने इसे नहीं रोका। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर सूरज रुकता नहीं है तो यह कैसे मुमकिन है कि हम इसे रोकने या आगे बढ़ने का दावा करें? मैं बस यह दिखा रहा था कि हमारे दावों से सूरज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में सूरज अपनी गति से चलता है और यह हमारी सीमित सोच है जो इसे रोकने या बढ़ाने की बात करती है। राजा मुल्ला की समझदारी और बातों के गहरे अर्थ को समझ गए। उन्होंने मुल्ला को दंड देने के बजाय उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की और सोने का इनाम देकर सम्मानित किया। मुल्ला की यह शर्त न केवल उनकी चतुराई दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी-कभी बड़ी चीजों को देखने का नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। कहानी 22। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी लोगों पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबसे होशियार और सबसे चालाक इंसान हूं। मुझसे शर्त लगाओ तो सही। मुल्ला मुस्कुराए और आगे बढ़े। क्या तुम हर तरह की शर्त मानोगे? मुल्ला ने पूछा। बिल्कुल। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो कोई भी शर्त लगाओ, व्यापारी ने अकड़कर कहा। मुल्ला ने जेब से एक ताजा अंडा निकाला और बोले, अगर तुम इस अंडे की कीमत 100 सोने के सिक्के नहीं दे सकते तो तुम ये साबित नहीं कर सकते कि तुम सबसे होशियार हो। व्यापारी हंसने लगा। एक मामूली अंडा 100 सोने के सिक्के का? यह तो पागलपन है। मुल्ला ने आंखें तरेरते हुए कहा, क्या तुम इस शर्त से भाग रहे हो? व्यापारी को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो गई। उसने कहा, ठीक है, मुझे बताओ ऐसा कौन सा कारण है जो इस अंडे की कीमत 100 सोने के सिक्के बनाता है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यह अंडा एक ऐसी मुर्गी ने दिया है जो भविष्य में ऐसे चूजे देगी जो सोने के अंडे देंगे। सोचो कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ लग सकती है। अब बताओ, क्या यह 100 सोने के सिक्के के बराबर नहीं है? व्यापारी की हंसी गायब हो गई। वह इस तर्क का कोई जवाब नहीं दे सका। वहां खड़े लोग भी हंसने लगे और व्यापारी की अकड़ धूल में मिल गई। लगता है अब तुम्हें अपनी होशियारी पर थोड़ा संदेह करना चाहिए, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा और भीड़ के बीच से निकल गए। इस तरह मुल्ला ने अपनी चालाकी से उस घमंडी व्यापारी को चुप करा दिया और एक नई कहानी छोड़ गए जिसे लोग बरसों तक याद रखते रहे। कहानी 23।
एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के चौराहे पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के कुछ शरारती लोग मुल्ला का मजाक उड़ाने के लिए उनसे अजीब अजीब सवाल पूछते रहते थे। तभी एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुल्ला, क्या तुम बिना हाथ लगाए किसी कबूतर को उड़ा सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं? अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम क्या दोगे? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम बिना हाथ लगाए कबूतर उड़ा दो तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त लग गई और भीड़ उत्सुक हो गई। सब सोचने लगे कि बिना हाथ लगाए कबूतर कैसे उड़ सकता है। मुल्ला ने एक कबूतर मंगवाया और उसे अपने सामने जमीन पर छोड़ दिया। फिर उन्होंने बड़ी शांति से कबूतर के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया, बिल्ली, बिल्ली आ रही है। कबूतर ने जैसे ही यह सुना, वह घबराकर तुरंत फुर्र से उड़ गया। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वह आदमी भी हैरान था। उसने शर्माते हुए मुल्ला को 5 सोने के सिक्के दिए और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, हर काम के लिए ताकत नहीं, कभी कभी दिमाग की जरूरत होती है। गांव वाले मुल्ला की चतुराई पर वाहवाही करते हुए अपने घर लौट गए। कहानी 24। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने शानदार घोड़े के साथ बाजार पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, मेरा यह घोड़ा बिकाऊ है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। घोड़ा सच में गजब का था, लंबा, तेज, मजबूत और बेहद खूबसूरत। देखते ही देखते भीड़ लग गई। हर कोई उस घोड़े को खरीदना चाहता था। एक अमीर व्यापारी आगे आया और बोला, मुल्ला, यह घोड़ा मुझे चाहिए। कितनी कीमत लोगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, कीमत तो मामूली है, लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला बोले, अगर तुम यह घोड़ा खरीदते हो तो तुम्हें कभी भी इस पर तेज नहीं दौड़ना होगा, इसे कभी ज्यादा वजन नहीं उठवाना होगा और कभी भी इसे बुरे शब्द नहीं कहने होंगे। व्यापारी चौंका, तो फिर इसका फायदा क्या? घोड़ा ही तो तेज दौड़ने के लिए होता है। मुल्ला हंसते हुए बोले, तो फिर इसे मत खरीदो। फिर एक सैनिक आगे आया और बोला, मुझे यह घोड़ा चाहिए, मैं इसे युद्ध में इस्तेमाल करूंगा। मुल्ला बोले, लेकिन मेरी शर्तें। सैनिक ने सिर खुजलाया और निराश होकर चला गया। अगर मैं इसे युद्ध में नहीं ले जा सकता तो फिर यह मेरे किस काम का? धीरे धीरे कई लोग आए, लेकिन जैसे ही वे मुल्ला की शर्तें सुनते, निराश होकर लौट जाते। आखिरकार गांव के मुखिया ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, अगर कोई इसे खरीद ही नहीं सकता तो तुम इसे बेच ही क्यों रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अपने घोड़े से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन यह दुनिया है, अगर मैं सीधे मना करता तो लोग इसे जबरदस्ती खरीदने की कोशिश करते। इसलिए मैंने ऐसी शर्तें रखीं कि कोई इसे खरीद ही न सके। शिक्षा। कई बार किसी चीज को बचाने के लिए उसे बेचने का दिखावा करना पड़ता है। चालाकी से काम लेना भी एक बुद्धिमानी है। कहानी 25। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे तारों को देख रहे थे। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी तेज नजरों ने देखा कि दीवार के पार 2 परछाइयां धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थीं। मुल्ला समझ गए कि ये चोर हैं। उन्होंने चुपचाप एक चालाक योजना बनाई। अंदर जाकर उन्होंने लैंप बुझा दिया ताकि घर पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए। फिर वे आंगन में पड़े बड़े मिट्टी के मटके के पास जाकर छिप गए। चोर दीवार फांदकर आंगन में उतरे और धीरे से फुसफुसाए, सुन, घर खाली लगता है, जल्दी से खजाना खोज लेते हैं।
दूसरे चोर ने कहा, हाँ, ये मुल्ला बड़े चालाक हैं, मगर आज हम उन्हें चकमा दे देंगे। मुल्ला ने उनकी बातें सुन लीं। उन्होंने जोर से खांसते हुए कहा, अरे भाई, तुम दोनों अगर चुपचाप खजाना ढूंढने आए हो तो मेरी भी एक मदद कर दो। चोर घबरा गए लेकिन लालच में फंसकर बोले, मदद? कैसी मदद? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यह मटका बहुत भारी है, इसमें मेरा खजाना छिपा है। मैं इसे खुद उठाकर नहीं ले जा सकता। तुम दोनों मेरी मदद कर दो, फिर हम खजाना बराबर बराबर बांट लेंगे। चोरों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुशी खुशी मटका उठाने की कोशिश की, लेकिन मटका इतना भारी था कि दोनों के पसीने छूट गए। मुल्ला ने चालाकी से कहा, अरे, तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो। मैं पुलिस को बुलाकर कहूंगा कि वे तुम्हारी मदद कर दें। चोर हक्के बक्के रह गए। मुल्ला की बात सुनते ही उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। डर के मारे उन्होंने मटका छोड़ दिया और दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, चोरी करना आसान नहीं है भाई। अक्ल हो तो चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह मुल्ला अपनी चालाकी से बिना किसी नुकसान के चोरों को भगा देते हैं। कहानी 26। बाजार के नामी साहूकार अहमद मियाँ की दुकान से रातों रात 100 अशर्फियाँ गायब हो गईं। सुबह होते ही हंगामा मच गया। 3 लोग शक के घेरे में आए, रहमत, सलीम और फरीद। तीनों साहूकार के पुराने कर्जदार थे और तीनों ने ही हाल ही में अपनी गरीबी का रोना रोया था। रहमत कहता, मुल्ला जी, मैं गरीब सही, लेकिन खुददार आदमी हूँ। चोरी करूँ ये कैसे हो सकता है? सलीम रोता, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं मालिक से मांग लेता। चोरी? तौबा तौबा। और फरीद तो सबसे आगे निकला, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं सुबह यहाँ आता? मैं तो खुद मदद के लिए आया हूँ। अब मामला और उलझ गया। तीनों के पास जवाब थे, लेकिन चोरी एक ने ही की थी। साहूकार ने मुल्ला से गुहार लगाई, नसीरुद्दीन भाई, आपकी अक्लमंदी के चर्चे दूर दूर तक हैं। इस मामले को सुलझाइए, वरना मेरी मेहनत की कमाई गई। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, पगड़ी ठीक की और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए साहूकार साहब। जो चोरी करेगा वह खुद अपने जुर्म का इकरार करेगा। अगली सुबह मुल्ला ने पूरे गांव को पंचायत में बुलवाया। तीनों संदिग्धों को सामने खड़ा कर दिया और एक अजीब फरमान सुनाया। आज रात मैं तीनों को एक ही कमरे में बंद कर दूंगा। अंधेरे में सच हमेशा उजागर हो जाता है। जो निर्दोष होगा वह चैन से सोएगा, और जो गुनहगार होगा उसकी बेचैनी उसे धोखा दे देगी। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। क्या यह सचमुच काम करेगा? मगर मुल्ला के फैसले को कौन टाल सकता था? तीनों को कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे पर भारी ताला लगा दिया गया। मुल्ला खुद दरवाजे के पास बैठ गए। गांव वालों ने सोचा कि मुल्ला पूरी रात पहरा देंगे, मगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर बैठकर झपकी लेने लगे। आधी रात बीती। सन्नाटा गहरा हो गया। कमरे के अंदर कोई हलचल नहीं थी। लेकिन तभी अंदर से हल्की सी सरसराहट हुई। मुल्ला की आंखें झट से खुल गईं। हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी। किसी के पैर दबे पांव जमीन पर खिसक रहे थे। फिर हल्की फुसफुसाहट। यह कैसा जाल है? क्या मुल्ला सच में कुछ जानते हैं? क्या हमें शक करने वाले ने देख लिया था? अगली सुबह दरवाजा खोला गया और तीनों बाहर आए। मुल्ला मुस्कुराए। अब मुझे पता चल गया कि असली चोर कौन है। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला ने किसे पकड़ लिया? वह कौन था जो बेचैनी में रात भर सो नहीं सका? मगर रुकिए, मुल्ला ने असली चोर को पकड़ लिया।
लेकिन अब एक नई उलझन सामने आ रही थी। तीनों कर्जदारों में से एक ने जो राज खोला, उसने मुल्ला को एक और बड़े रहस्य की ओर धकेल दिया। एक ऐसा राज जिससे जुड़ी थी 3 यात्रियों की बहस, लेकिन वह बहस क्या थी? और क्या वह रहस्य इस चोरी से भी बड़ा था? जवाब मिलेगा अगले भाग में। तो सोचिए, क्या आप सच में जानते हैं कि किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए? या फिर यह कहानी अभी और पेचीदा होने वाली है? क्या सचमुच इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, या फिर भाग्य पहले से ही तय होता है? क्या जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, या फिर चालाकी और संयोग भी उतने ही जरूरी हैं? ये सवाल सुनने में बड़े ही साधारण लगते हैं, लेकिन जब 3 मुसाफिरों के बीच इन्हीं सवालों को लेकर भीषण बहस छिड़ी, तो मामला इतना उलझ गया कि खुद मुल्ला नसीरुद्दीन को बीच में कूदना पड़ा। और जब मुल्ला कोई फैसला लेते हैं, तो उसमें हंसी भी होती है, चतुराई भी, और हमेशा एक छुपा हुआ रहस्य भी। उस दिन मुल्ला अपने गधे पर बैठे अपने ही ख्यालों में खोए बाजार जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने 3 लोगों को बहस करते हुए देखा। ये तीनों मुसाफिर दिखने में तो शरीफ लगते थे, लेकिन उनके चेहरे की गर्मी बता रही थी कि बात कहीं गहरी जा चुकी थी। पहले ने गुस्से से कहा, सुनो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज मेहनत होती है। अगर आदमी मेहनत करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। दूसरा बोला, बिल्कुल गलत। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर किस्मत साथ न दे तो आदमी चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, सब बेकार जाता है। तीसरा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों बेवकूफ हो। न मेहनत न किस्मत, असली जीत होती है चालाकी की। अगर अक्ल हो तो बिना मेहनत और बिना किस्मत के भी सब कुछ पाया जा सकता है। अब सोचिए, जब 3 लोग अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं और कोई भी हार मानने को तैयार न हो, तो मामला सुलझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जाहिर है मुल्ला नसीरुद्दीन की। मुल्ला ने गधे से उतरकर अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, अगर तुम्हें सच में जानना है कि इनमें से कौन सी बात सही है, तो एक परीक्षा लेनी होगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है मुल्ला जी, बताएं, हम तैयार हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। पास के जंगल में एक सुनसान कुआं है। मैं तुम तीनों को वहां भेजूंगा और तुम्हें उसमें झांककर देखना होगा। जो भी वहां से सबसे बड़ा सबक लेकर आएगा, वही सही साबित होगा। तीनों को यह शर्त आसान लगी और वे खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़े। मुल्ला ने अपनी चप्पल झाड़ी, कमर सीधी की और गांव वालों के बीच बैठकर इंतजार करने लगे। शाम ढलते ढलते तीनों मुसाफिर वापस लौटे। उनके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। मुल्ला ने आंखें मिचकाईं और पूछा, तो क्या देखा तुमने उस कुएं में? पहले ने जवाब दिया, मैंने देखा कि कुएं के तल में पानी था, लेकिन बहुत गहरा था। अगर मेहनत करके बाल्टी डालो तो ही पानी ऊपर आता है। यानी मेहनत सबसे बड़ी चीज है। दूसरे ने सिर हिलाया, मुल्ला जी, मैं जब कुएं के पास पहुंचा तो उसमें पानी था ही नहीं। मैं निराश होकर वापस आने लगा, लेकिन तभी बादल घिरे और बारिश शुरू हो गई। कुएं में पानी अपने आप भर गया। यानी यह साफ है कि सब कुछ किस्मत से ही होता है। तीसरे ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, आप जानते हैं मैंने क्या देखा? जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो वह सूखा पड़ा था। मैंने नीचे झांका और सोचा, अगर इस कुएं में कोई खजाना छुपा हो, तो मैंने कुछ गोलियां नीचे फेंक दी ताकि आवाज से पता चले कि कुएं में कुछ छुपा है या नहीं। तभी वहां एक चिड़िया आई और मेरे हाथ से खाने की चीज छीनकर उड़ गई। यानी जो चालाक होता है वही असली बाजी मारता है। गांव वाले चुप थे। तीनों के पास अपने अपने तर्क थे और हर तर्क में दम था। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरे विचार में डूब गए हों।
कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, तुम तीनों को यह परीक्षा देकर एक बड़ा सबक मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि असली जवाब क्या है। लेकिन तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसकी सांस फूल रही थी। मुल्ला जी, मुल्ला जी, जल्दी आइए। साहूकार अहमद मियाँ के घर कुछ अजीब हो रहा है। मुल्ला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अहमद मियाँ? वही साहूकार जिसकी अशरफियाँ चोरी हुई थीं? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह चोरी का मामला सच में खत्म हो चुका था या फिर कोई नया राज खुलने वाला था? क्या 3 यात्रियों की बहस और साहूकार की चोरी में कोई गहरा रिश्ता था? आखिर कुएं में क्या छुपा था? किसकी बात सही थी, मेहनत, किस्मत या चालाकी? और अहमद मियाँ के घर क्या अजीब हो रहा था? जवाब मिलेगा अगले भाग में। सोचिए, क्या यह कहानी यहीं खत्म हो रही है या फिर असली खेल अभी शुरू हुआ है? साहूकार अहमद मियाँ का नाम सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग की घंटी बज उठी। वह झटपट उठे और अपने गधे पर सवार होकर भीड़ के साथ साहूकार के घर की ओर निकल पड़े। गांव वाले भी उत्सुक थे, आखिर यह क्या नया मामला था। जब मुल्ला साहूकार के घर पहुंचे तो देखा कि अहमद मियाँ अपने आंगन में सिर पकड़कर बैठे थे। उनके पास एक संदूक खुला पड़ा था और उसमें वही 100 अशर्फियाँ चमक रही थीं, जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थीं। गांव वालों में खुसर-पुसर शुरू हो गई, तो क्या साहूकार ने खुद चोरी का नाटक किया था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, साहूकार साहब, अब यह बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ? अहमद मियाँ ने सिर उठाया और धीरे धीरे बोलने लगे, मुल्ला जी, यह एक अजीब बात हुई। जब आपने तीनों कर्जदारों को कमरे में बंद किया था तो मुझे लगा कि असली चोर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आज सुबह मुझे एक गुप्त पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर मैं इस संदूक को ध्यान से देखूं तो मुझे मेरी अशर्फियाँ मिल जाएंगी। मैंने संदूक खोला और देखा कि वे यहीं रखी थीं। लेकिन मुझे नहीं पता यह किसने किया। अब मुल्ला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तीनों कर्जदारों रहमत, सलीम और फरीद को बुलाया और धीरे से बोले, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सिर्फ मेहनत, किस्मत या चालाकी की बात थी? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, इस चोरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसमें तीनों बातें शामिल थीं। मेहनत से चोर ने चोरी की योजना बनाई, किस्मत ने उसे बचाए रखा, लेकिन किसी और की चालाकी ने उसे हरवा दिया। फिर उन्होंने रहमत की ओर इशारा किया, रहमत, जब तुम कमरे में थे तो क्या तुमने करवट बदलते वक्त किसी से फुसफुसाते सुना? रहमत चौंक कर बोला, हाँ मुल्ला जी। किसी ने रात में धीरे से कहा था, क्या हमें शक करने वाले ने देख लिया था? मुल्ला ने सिर हिलाया, तो फिर असली चोर वही है जिसने यह कहा, यानी सलीम। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते डरते पूछा, मगर मुल्ला जी, अशर्फिया तो साहूकार के घर वापस आ गईं। फिर मैं चोर कैसे? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, यही तो चालाकी थी। जिस किसी ने भी तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी उसने तुम्हें डराने के लिए अशर्फिया वापस रख दी और चुपचाप एक पत्र साहूकार को भेज दिया ताकि वह समझ जाए कि उसे ठगा गया है। गांव वाले दंग रह गए। तो क्या सलीम ही असली चोर था? लेकिन फिर यह गुप्त पत्र किसने भेजा? सलीम का सिर झुक गया। उसने स्वीकार किया, हाँ मुल्ला जी, मैंने ही चोरी की थी। लेकिन जब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है तो डरकर मैंने अशर्फियाँ वापस रख दी। मगर वह कौन था जिसने मेरी पोल खोल दी? मुल्ला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, वही जिसने कुएं में सबसे बड़ी सच्चाई देखी थी। तीसरा यात्री जो कह रहा था कि चालाकी सबसे बड़ी चीज है,
अचानक हंस पड़ा और बोला, तो तुमने पकड़ ही लिया मुल्ला जी। हाँ, वही मैं था जिसने चोरी होते देखी थी और तुम्हारी योजना को समझकर चोर को डराने का खेल खेला। मगर सच कहूँ तो यह सब देखकर मजा बहुत आया। गांव वाले चौंक गए। तो इसका मतलब चोरी करने वाला सलीम था, लेकिन उसे बेनकाब करने वाला तीसरा यात्री था। मुल्ला हंसे और बोले, और सबक देने वाला मैं था। अब अहमद मियाँ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, अब गलती की सजा तय करने की बारी मेरी है। सलीम, तुम अपनी चोरी का पश्चाताप करने के लिए अगले 1 साल तक गांव में हर भूखे को खाना खिलाओगे। और फिर उन्होंने तीसरे यात्री से कहा, तुम्हारी चालाकी ने एक चोर को पकड़ा, लेकिन तुमने इसे एक खेल समझा। इसलिए तुम्हें यह सीखना चाहिए कि चालाकी हमेशा मजाक नहीं होती। अब तुम अगले 1 महीने तक हर शाम गांव के बच्चों को यह सिखाओगे कि सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। मुल्ला का न्याय हमेशा की तरह सबको संतुष्ट कर गया। मगर जब सब चले गए तो एक बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, मुल्ला जी, आपको कैसे पता चला कि यह खेल चालाकी का था? मुल्ला मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्योंकि जो कुएं में झांकता है वह सच्चाई जरूर देखता है। बस उसे सही नजर चाहिए। तो क्या मुल्ला का फैसला सही था? क्या चालाकी सच में मेहनत और किस्मत से बड़ी होती है? या फिर यह तीनों मिलकर ही दुनिया को चलाते हैं? इसका जवाब आपको खुद सोचना होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। सीख, दुनिया सिर्फ मेहनत, किस्मत या चालाकी से नहीं चलती, बल्कि तीनों के संतुलन से चलती है। जो मेहनत करता है उसे किस्मत का सहारा चाहिए, और जो चालाकी से चलता है उसे मेहनत और भाग्य दोनों की समझ होनी चाहिए।